So, hello everybody. Today we are going to start part 2 of History chapter 2 class 8. Sorry for the delay of this part 2. So, let's start expansion beyond Bengal. ठीक है, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे अपना जो चैप्टर है हमारा इतना रह जाएगा, मतलब हमारा थोड़ा सा चैप्टर बनेगा अभी पार्ट 2, फिर पार्ट 3 जो रहेगा हमारा वो हम बनाएंगे अपनी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन आंसर्स का बताना, अगर बनाना हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना अगर क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो इतना हमारा चैप्टर रह जाएगा, यहाँ तक हमारा चैप्टर रह जाएगा बाद में। तो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो इन ऑर्डर टू ब्रिंग द एंटायर कंट्री अंडर इट्स कंट्रोल, इट्स कंट्रोल मतलब किसके कंट्रोल में? ब्रिटिश के कंट्रोल में। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, ब्रिटिशर्स ने पूरी कंट्री को अपने अंडर में करने के लिए तो उन्होंने कुछ जो नॉवेल्स थी वो क्या करनी हुई, उनकी जो कुछ पॉलिसीज़ थी और कुछ नॉवेल्स थी वो क्या करनी हुई, एक्सप्लोइटेटिव करनी शुरू करी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कुछ सब्सिडियरी, यहाँ पे पढ़ेंगे हम एक सब्सिडियरी अलायंस। ये क्या है सब्सिडियरी अलायंस, अब हम पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे हम क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने को मिलेगी। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉलिसी पुट्स इनटू प्रैक्टिस बाय द कंपनी, मतलब कि एक बहुत सिग्निफिकेंट जो पॉलिसी लाई गई थी कंपनी के द्वारा। ठीक है, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉलिसी थी सब्सिडियरी अलायंस। ठीक है, जो कि कंपनी के द्वारा लाई गई थी विद अ व्यू टू एक्सपेंडिंग ब्रिटिश डोमेन इन इंडिया। मतलब कि क्या है, ये जो पॉलिसी है वो किस वजह से लाई गई थी कि जो भाई उनका ब्रिटिश डोमिनी है वो पूरे इंडिया में एक्सपेंड कर दिया जाए, तो उसको क्या कहते हैं, द सब्सिडियरी अलायंस। ठीक है, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेल्लेस्ली हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था कब से कब तक, 1798 से लेकर 1805 तक का जो लॉर्ड वेल्लेस्ली था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का। ठीक है, ये सब्सिडियरी अलायंस उसने इंट्रोड्यूस करी थी। एज पर दिस पॉलिसी अ रूलर हैड टू, इस पॉलिसी के चलते जो रूलर को करना होता है वो देखते हैं, डिसबैंड his own army and maintain British troops permanently at his coast or give some territory in lieu of it. ठीक है, एक्सेप्ट अ ब्रिटिश रेजिडेंट इन हिज कोर्ट। ठीक है, मतलब ब्रिटिश रेजिडेंट को कोर्ट में ही लाना होता था। एक्सपेल ऑल फॉरिजन्स एक्सेप्ट द ब्रिटिश फ्रॉम हिज टेरिटरी। एक्सपेल मतलब क्या, दूर दूर कर देना, जो दूर के फॉरिजन्स रहते थे उनको दूर कर देना, एक्सेप्ट ब्रिटिश को। ठीक है, उसकी टेरिटरी से। कंसल्ट द ब्रिटिश बिफोर नेगोशिएटिंग विद एनी अदर इंडियन स्टेट्स। कंसल्ट करता था ब्रिटिश नेगोशिएट करने से पहले, किससे, जो अदर इंडिया के स्टेट्स होते थे उससे। अबेड बाय द डिसीजन ऑफ द ब्रिटिश इन द केस ऑफ एनी disagreement. Evidently, the policy of subsidiary alliance allowed the British to supervise a king's relation between other kingdom. In return, the British promised that the ruler would be protected from external invasions एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अलायंस। ठीक है, इस अलायंस के चलते क्या होता था, जो भी ब्रिटिश का राजा होता था या रूलर होता था उसको प्रोटेक्ट कराया जाता था। द रूलर लॉस्ट हिज इंडिपेंडेंस वेयर एज द ब्रिटिश सिक्योर्ड द राइट टू इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द किंगडम। ठीक है, तो जो राजा होता था या रूलर होता था वो अपनी इंडिपेंडेंस क्या कर देता था, वो लॉस्ट हो जाती थी उसकी इंडिपेंडेंस जब कोई ब्रिटिशर आके उसके राइट्स पर सिक्योर कर रहा है या इंटरफेयर कर रहा है। ठीक है, उनके इंटरनल अफेयर्स में, उस किंगडम के इंटरनल अफेयर्स में। द ब्रिटिश रिजर्व द राइट टू डिपोज अ रूलर इन केस ऑफ एनी लेपेस ऑन हिज पार्ट। स्पाइस ट्रेड ऑन द मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट मैप में देखना मालाबार कोस्ट कहाँ है। ठीक है, कोस्ट पता होगा आपको, किनारे जो होते हैं, तो मालाबार कोस्ट देखना इंडिया में कहाँ है। तो स्पाइसीज का ट्रेड वहाँ पर स्टार्ट करा गया, मालाबार कोस्ट, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से है मैसूर, सॉरी। अंडर दी आउटस्टैंडिंग लीडरशिप ऑफ हैदर अली।
मैसूर इमर्ज्ड एज पावरफुल स्टेट। अब देखो हैदर अली के लीडरशिप के अंडर जो मैसूर स्टेट है वो पावरफुल स्टेट बन गया, ठीक है, वो पावरफुल स्टेट उभरने लगा। इट अलार्म्ड द रूलर ऑफ अदर डिक्कन states as well as the British. Mysore's growing power led to 4 wars between Hyder Ali and its son टीपू सुल्तान। क्या हुआ, मैसूर की जब पावर ग्रो कर रही थी तो 4 वॉर हुई, किस किस के बीच में, हैदर अली और उसके सन यानी उसके बेटे टीपू सुल्तान के बीच में, ऑन वन साइड एंड द ब्रिटिश ऑन द अदर, ठीक है, दूसरी तरफ क्या, ब्रिटिशर्स। These wars were fought between 1767 and 1799, ठीक है। In the first Anglo-Mysore War, the Nizam of Hyderabad formed a coalition with the British and attacked Mysore। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ कॉलिजन? कॉलिजन क्या होता है? जैसे कि मान लो, अगर अब के मतलब से समझाऊँ तो जैसे कि यहाँ पर 2 पार्टीज़ हैं, जैसे कि विदाउट ऑफेंडिंग एनीवन, बीजेपी है और दूसरी है कांग्रेस, ठीक है। तो अब क्या है, बीजेपी है और एक कांग्रेस है। अब यहाँ पर आती है बीजेपी और कांग्रेस। अब मान लो कोई बीजेपी का पार्टी में है, ठीक है, और वो बीजेपी पार्टी मतलब हार गई, या अभी तो बीजेपी पार्टी है, इसको क्यों हराना, अभी क्या है, कांग्रेस पार्टी हार गई। तो इसमें क्या होगा, अगर बीजेपी पार्टी या कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं इसके साथ मिल जाए, कॉलिजन करें, 2 पार्टीज आपस में मिलकर कॉलिजन करें, तो उस साथ में मिलकर अपना काम चलाएं, ठीक है, कंट्री को चलाएं, तो उसको कहते हैं कॉलिजन। तो मतलब कि यहाँ पर कॉलिजन का क्या मतलब आएगा, यहाँ जो एक मिनट, जो कहाँ का, हैदराबाद का निज़ाम था और ब्रिटिश थे, उन्होंने क्या करा, कॉलिजन बनाई, आपस में मिलकर कॉलिजन करा, ठीक है, कॉलिजन करा, कॉलिजन करने के बाद आपस में फिर उन्होंने अटैक करा, किस पर, मैसूर पर अटैक करने के बाद, ठीक है, आगे अब हम देखेंगे मैसूर के बाद अटैक करने के बाद क्या हुआ। However, Hyder Ali managed to defeat them and forced the British to sign a treaty। अब क्या है, हैदर अली हारने को मतलब एकदम मैनेज करता आ रहा था कि वो हारे ना, और ब्रिटिशर्स को फोर्स कर रहा था कि वो ट्रीटी साइन करे। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ जाता है, ट्रीटी क्या होती है? ट्रीटी होती है जैसे कि संधि कहते हैं ना, एक तरीके की, जैसे वही आपस में सलाह मशवरा करके उस बात को वहीं रोक देना, और क्या करना कि आपस में लड़ाई झगड़ा ना करना, एक पीसफुली ट्रीटी होती है ना। तो वो क्या कह रहा था, हैदर अली जो था वो ब्रिटिशर से एक ट्रीटी साइन करवाना चाह रहा था। बाय दैट ट्रीटी बोथ साइड्स एग्रीड टू हेल्प ईच अदर इन केस ऑफ एन अटैक बाय अ थर्ड पार्टी। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, अब ये कब हुई सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर? 1718 से लेकर 1784 तक हुई, व्हेन द महाराष्ट्र अटैक्ड हैदर अली, जब मराठास ने हैदर अली पर अटैक करा। कब? 1771 में, ठीक है। द ब्रिटिश डिड नॉट कम टू हिज हेल्प। अब क्या हुआ, ब्रिटिश इसकी हेल्प के लिए नहीं आए। हैदर अली डाइड फाइटिंग द वॉर। हैदर अली क्या हुआ, मर गया फाइटिंग करते हुए, यानी वॉर करते हुए। अब द थर्ड मैसूर वॉर, अब ये सेकंड हमने देखी, अब हम देखेंगे थर्ड मैसूर वॉर वॉज कॉज्ड बाय टीपू सुल्तान। तीसरी जो थी टीपू सुल्तान की वजह से। अभी हमने देखा ऊपर टीपू सुल्तान कौन था, सन था हैदर अली का, ठीक है। इंक्रीजिंग प्रॉक्सिमिटली टू द फ्रेंच एंड हिज अटेम्प्ट टू रिस्ट्रिक्ट ब्रिटिश, ठीक है, मतलब ये जो हुआ है हैदर अली की वजह से हुआ। आगे पढ़ते हैं अब स्पीशीज ट्रेड ऑन दी मालाबार कोस्ट, मतलब जो इसने क्या करा, फ्रेंच से थे, उससे फ्रेंच से स्पाइस का ट्रेड करने लगा मालाबार कोस्ट से। द ब्रिटिश लेड बाय कॉर्नवेलिस सपोर्टेड बाय द निज़ाम एंड द मराठास डिफीटेड टीपू। अब क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने क्या करा, इन्होंने सपोर्ट लिया किसका, निज़ाम का, और जो मराठास थे इन्होंने हैदर अली को हराया था, दोनों ने, है ना। तो इसने और ब्रिटिश ने इन्हीं का साथ लिया,
और हरा दिया टीपू सुल्तान को। अब यहाँ पर आ जाती है फोर एंग्लो मैसूर वॉर। फोर एंग्लो मैसूर वॉर में क्या हुआ, टुक प्लेस व्हेन टीपू outrightly rejected Governor General Lord Wellesley proposal of subsidiary alliance। ये फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ, जब टीपू सुल्तान ने गवर्नर जनरल लॉर्ड वार्सले का प्रपोजल सब्सिडियरी अलायंस का जो प्रपोजल था उसको क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, टीपू डाइड फाइटिंग एट सेरिंगपट्टनम। ठीक है, जब वो सेरिंगपट्टनम में फाइट हो रही थी तो टीपू क्या है वो हार गया, यानी सॉरी मर गया, डाइड हो गया। फॉलोइंग टीपूज दैट द ब्रिटिश एनेक्स अ लार्ज पोर्शन ऑफ हिज किंगडम। अब क्या हुआ, अब जब इसके मरने के बाद जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या करा, इसका जो लार्ज एरिया, जो लार्ज पोर्शन था इसके किंगडम का, उसको एनेक्स कर लिया, उसको अपने अंडर में ले लिया। ठीक है, उसको कैप्चर कर लिया। अ शेयर ऑफ इट्स वॉज गिवन टू द निज़ाम ऑफ हैदराबाद फॉर हिज कॉपरेशन। अब क्या हुआ, जो इसका शेयर था, थोड़ा बहुत शेयर किसको दिया, निज़ाम को दिया, जो हैदराबाद का था, निज़ाम ऑफ हैदराबाद के निज़ाम को दिया गया। क्यों दिया गया, क्योंकि भाई इसने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, ये लिखा है ना, फॉर हिज कॉपरेशन। द रेस्ट ऑफ द किंगडम वॉज प्लेस्ड अंडर द हेयर ऑफ द ओल्ड रूलिंग फैमिली ऑफ वोडेयर who accepted the subsidiary alliance as proposed by Lord Wellesley। ठीक है, और जो बाकी का जो किंगडम बचा था, जो बाकी का एरिया बचा था, वो ओल्ड रूलिंग फैमिली को दे दिया, जो पहले ओल्ड रूलिंग फैमिली जो रूल कर रही होगी वहाँ पर, उसको दे दिया। क्यों, क्योंकि उन्होंने सब्सिडियरी अलायंस जो था, जो किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, लॉर्ड वार्सले के द्वारा प्रपोज किया था, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे द मराठास। अभी हमने क्या देखा था, मैसूर देखा था, ठीक है, और ये देखा था हमने सब्सिडियरी अलायंस। और हमें पता है कि सब्सिडियरी अलायंस क्या होता है, तो मुझे कमेंट में बताना व्हाट डू यू मीन बाय सब्सिडियरी अलायंस। अब हम देखते हैं द मराठास, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। इस पर मूवी भी बनी है, आपने देखी भी होगी। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761 गेव अ डिसिसिव ब्लो टू द मराठास पावर एंड एक्सपोज्ड इट्स वीक साइड। इसका क्या मतलब है, जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है, उन्होंने एक अच्छा मतलब वो दिया है, अपना एग्जाम्पल दिया है कि जो मराठा पावर है उन्होंने एक्सपोज कर दिया है किसको, वीक साइड को। द पावर स्ट्रगल अमंग द मराठास चीफ इंटेंसिफाइड आफ्टर 1770s। द ब्रिटिश टुक एडवांटेज ऑफ देयर डिसयूनिटी एंड इंटरफेयर्ड इन देयर इंटरनल अफेयर्स। अभी हमने ऊपर पढ़ा था, है ना, कि उनके इंटरनल अफेयर्स में क्या कर रहे हैं, ये इंटरफेयर कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ, जब आपस में ही नहीं बनती, मराठास में नहीं बनती और जो उनके दूसरी साइड वाले थे उनमें ही नहीं बनी, तो क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इस चीज़ का एडवांटेज उठाया कि भाई इनमें तो बनती ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनमें तो यूनिटी ही नहीं है ना, डिसयूनिटी है, तो हम क्या करेंगे, इनमें इंटरफेयर करेंगे, इनके इंटरनल अफेयर्स में क्या करेंगे, इंटरफेयर करेंगे। लीडिंग टू द 3 एंग्लो मराठास वॉर बिटवीन 1775 and 1818। The root cause of the first Anglo-Maratha War was the issue of succession to the throne of पेशवा। मतलब कि जो पेशवा की गद्दी है वो किसको मिलेगी, ये जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था वो इसके ऊपर हुआ था। आगे बढ़ते हैं। चार्ज ऑफ दरोगाज, एक मिनट, ये कहाँ से आ गया, एक मिनट। अब क्या था, जैसे कि कोई बड़ी बड़ी पोस्ट रहती थी, जैसे कि कोतवाल, चौकीदार, ठीक है, सिटीज़ में, विलेजेस एंड सिटीज़ में जो बड़ी बड़ी हायर पोस्ट रहती थी वो किसके लिए रिजर्व थी, फॉर ओनली ब्रिटिशर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जुडिशल ऑर्गेनाइजेशन, द जुडिशल सिस्टम इन इंडिया हैड नो यूनिफॉर्म कोड। मतलब कि इसका कोई यूनिफॉर्म कोड ही नहीं था जुडिशल सिस्टम का इंडिया में। ठीक है, ऑफ लॉ प्रियर टू द वन इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन 1793। The Cornwallis Code was introduced under the civil, criminal and commercial case। मतलब कि जो 1793 में एक कॉर्नवालिस कोड था, कॉर्नवालिस कोड था, उसको इंट्रोड्यूस करा गया सिविल, क्रिमिनल और कमर्शियल केस के अंडर में। ठीक है, यानी इन सब के अंडर में जो भी केस होंगे तो वो किस में होंगे, यस, क्रिमिनल, कमर्शियल और सिविल केसेस में। बिसाइड दोज pertaining to land, revenue and policy system were covered। Warren Hastings
एंड कॉर्नवेल सेट अप सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट। अब क्या है, वॉरेन हेस्टन और कॉर्नवेल्स ने क्या करा, सिविल और क्रिमिनल कोर्ट को क्या करा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस्टेब्लिश किया। इंडियन लॉज वर codified in 1833 by the Law Commission. This led to the introduction of the concept of rule of law according to which, ठीक है, the law was the same for all irrespective of their position, caste, religion और economic status। ठीक है, मतलब क्या है, ये जो जितने भी ये लॉ बना रहे थे तो ये सबके लिए क्या थे, सेम थे, है ना, सेम लॉ थे। However, only Europeans had special court and were tried to British judge. The Supreme Court was established in 1774. Supreme Court कब established हुआ, 1774 में, कलकत्ता में, जो कि अब कोलकाता है, under the Regulating Act of 1773। ठीक है, a graded system of court evolved over a period of time to dispense justice. Gradually हाई कोर्ट वर इस्टेब्लिश एट बॉम्बे, मतलब बड़े बड़े जो हाई कोर्ट जो थे वो कहाँ का बनाया गया, बॉम्बे में, यानी अब जो मुंबई है, कलकत्ता, मद्रास, जो कि अब चाइना है, चेन्नई, चाइना नहीं, चेन्नई। द इंडियन जजेस हेडेड सुबॉर्डिनेट कोर्ट्स, यानी जो छोटे मोटे कोर्ट्स रहते हैं किसके, जिले के, या कोई मतलब वैसा कोई छोटा मोटा कोर्ट रहता है तो वो किसके अंडर में आते थे, इंडियन जज के अंडर में आते हैं। अब क्या आता है, इस पूरे चैप्टर का एक कॉलिजन निकल कर आता है, कंक्लूजन निकल के आता है। इट वॉज इनएविटेबल फॉर द ब्रिटिश टू इवॉल्व एन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू कंसोलिडेट देयर कंट्रोल ओवर इंडिया। ठीक है, ये बहुत इनएविटेबल था कि भाई ब्रिटिश जो है इवॉल्व हो रही है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में और कंसोलिडेट कर रही है अपना कंट्रोल ओवर इंडिया पर। ठीक है, दे एस्टैब्लिश्ड द पिलर्स ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इन द फॉर्म ऑफ द सिविल सर्विस, पुलिस। तब क्या है, अब देखो इन्होंने क्या करा, एक पिलर खड़ा करा। ठीक है, बस एक पिलर खड़ा करा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके फॉर्म में, सिविल सर्विस के फॉर्म में, पुलिस, आर्मी एंड द जुडिशरी। ठीक है, जुडिशरी तो पता है ना, जुडिशरी के फॉर्म में, सिविल सर्विस के फॉर्म में, पुलिस, आर्मी, इन सब के फॉर्म में इन्होंने क्या करा, एक एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा करा, कहाँ का, इंडिया का। एज इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टेरिटरीज इन द अर्लियर ईयर, ऐसा तो सबको पता होगा, इंडिया जो था वो डिवाइडेड था अलग अलग टेरिटरीज में। व्हेन द ब्रिटिश स्टार्टेड टू टेक कंट्रोल ओवर इंडिया, जब ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट करा इंडिया पर कंट्रोल करना, देयर वॉज नो प्लेस फॉर नेशनलिज्म एंड यूनिटी अमंग इंडियंस। मतलब क्या है कि यहाँ पर जब तक ब्रिटिश नहीं आए थे तो लोगों में कोई नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं थी, कोई यूनिटी नहीं थी। ठीक है, इंडियंस में। इट हेल्प द ब्रिटिश टू टेक कंट्रोल ओवर इंडिया ईजिली। यही बात जो है, मतलब जो यूनिटी नहीं रहती है ना जहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो दो घरों का हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ये हमारा एक घर, यहाँ दूसरी साइड लेते हैं हम दूसरा घर। ठीक है, अब इस घर में रहते हैं 3 लोग, इस घर में रहते हैं हमारे 5 लोग। ठीक, अब इस घर में क्या है, इस घर में यूनिटी है, इस घर में यूनिटी नहीं है। इस घर में क्या है, ये अपने घर को बहुत कुछ मानते हैं, अपने घर से प्यार करते हैं, अपनी फैमिली से प्यार करते हैं। ठीक है, दे लव्स देयर फैमिली। ये क्या है, ये ऐसा कुछ नहीं करते। और ये जो एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, ये आता है इंडियन हिस्ट्री का एक एग्जाम्पल, जो कि ब्रिटिशर्स को हेल्प मिली। अब मान लो कोई चोर आया, ठीक है, चोर आया, अब यहाँ पर इस घर में तो भाई यूनिटी है। ठीक है, एक दूसरे की मदद करेंगे लोग, है ना, और अपने घर को भी बहुत कुछ मानते हैं यहाँ पे लोग, तो क्या करेंगे, ये अपने घर के लिए लड़ेंगे, अपने एक दूसरे के लिए लड़ेंगे, है ना। तो क्या होगा, उससे चोर को कोई आसानी नहीं रहेगी चोरी करने में, तो चोर क्या होगा भाई, भाग जाएगा। ठीक है, ये हमने कर दिया कट, चोर क्या है यहाँ से तो भाग गया चोर। अब आते हैं इस वाले घर पे, यहाँ वाले घर पे। इस घर में क्या है भाई, किसी को अपने घर से प्यार नहीं है, किसी को एक दूसरे से प्यार नहीं है। ठीक है कि, और यहाँ पर अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से एग्जाम्पल लेके चलें या देखते चलें तो ये है हमारा घर, मान लो इंडिया, तो यहाँ लोग हैं। ठीक है, अब लोगों में आपस में ही प्यार नहीं है, यहाँ पर कहते हैं हम यूनिटी। ठीक है, आपस में यूनिटी नहीं है लोगों में। और यहाँ क्या कहते हैं हम कि भाई अपने इंडिया से लोगों को नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, अब मान लो चोर आया, चोर जैसे कि हम यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं ब्रिटिशर्स। ठीक है, वो आए, अब क्या होगा, ठीक है, ब्रिटिशर्स आ गए इंडिया में। ठीक है, तो क्या होगा, अब यहाँ पे यूनिटी नहीं है,
अपनी इंडिया को या अपनी लैंड को कुछ नहीं मानते, ठीक है, तो उससे क्या होगा, इनको आसानी होगी चोरी करने में, है ना। ये है ना अच्छा एग्जाम्पल। तो ये घुस गए आराम से इंडिया में, और जब अगर किसी को यूनिटी नहीं दिखती है एक दूसरे में, तो क्या होता है, लोग आसानी से उनका बेवकूफ़ बना सकते हैं और लोग आसानी से उनके ऊपर कब्जा कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, उनकी जगह को कैप्चर कर सकते हैं। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। सॉरी, ये है एक्सरसाइज हमारी। एक्सरसाइज थोड़ी देख लेते हैं, लेकिन एक्सरसाइज से पहले मैं एक बात बता दूँ कि सैटरडे संडे को हम एक चॉइस रखेंगे कि आपकी पसंद का जो भी आप कमेंट में चैप्टर बताएंगे, उस चैप्टर को हम रिकॉर्ड कर कर आपको वहाँ पर अपलोड करेंगे, जो आप बताएंगे। सैटरडे संडे 2 दिन है आपके पास, 2 दिन अपने पसंद के चैप्टर बताओ और देखो और स्टडी करो। ओके, तो मुझे कमेंट में बताना कौन सा चैप्टर मुझे अपलोड करना है। कोई भी सब्जेक्ट चलेगा, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी, और इसमें भी कोई सा भी पार्ट, मैथ्स ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। वेयर वॉज द सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश्ड बाय द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773? तो इसका आंसर है कलकत्ता, ठीक है। द फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री वॉज एस्टेब्लिश्ड एट सूरत इन 1668। जो फ्रेंच की फर्स्ट फैक्ट्री जो इस्टेब्लिश हुई थी सूरत में, वो कब हुई थी, 1668 में। डैश इंट्रोड्यूस द डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल इन 1765। रॉबर्ट सिलेव ने क्या करा था, डुअल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करी थी बंगाल में। अब यहाँ पर ये वाली एक्सरसाइज आ जाती है हमारी। द डैश वॉज साइन बिटवीन द ब्रिटिश शाह आलम सेकेंड एंड शुजा-उद-दौला इन 1765। तो आंसर है इसका ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। 5th, द डच ईस्ट इंडियन कंपनी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन डैश 1602। द ट्रीटी ऑफ बसेन वॉज साइन बिटवीन द ब्रिटिश एंड पेशवा बाजीराव सेकेंड। आंसर इज द पेशवा बाजीराव सेकेंड। एंड ये है मैचिंग, यहाँ पर आप देख सकते हैं ध्यान से मैचिंग को, मैचिंग खुद कर लीजिएगा। और मेरा मानना तो ये है, क्वेश्चन आंसर भी आपको खुद ही करने चाहिए। जब हम आपको इतना पूरा चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो आप एबल होने चाहिए, यू शुड बी एबल टू डू क्वेश्चन आंसर्स। सो फिर भी मुझे बताना अगर क्वेश्चन आंसर चाहिए तो, और सैटरडे संडे का ज़रूर बताना मुझे चैप्टर्स का, आपकी पसंद के चैप्टर हम पढ़ाएंगे। ओके, सो कीप स्टडिंग। Thank you very much.